वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम आपके सामने बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट्स 3 लेकर के उपस्थित हैं सर। और आज के सेशन में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो सवाल होते हैं वो सब हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, भगा भगा करके मत देखना, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर ये मत कहना हमसे कि सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, ये आप खुद अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे यदि आप वीडियो को भगा भगा करके देखेंगे। बात समझ रहे हो? तो आप बेटा शुरू से देखना वीडियो को। ठीक है, सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे आपके लिए। ठीक है, तुम घबराना कतई मत। ठीक है, तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर, है ना? पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, कहता है यदि 3 बिंदु 1, 5, 2y 3, 15 समरेखीय हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। समरेख क्या होता है समझते हो बेटा? समरेख का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। ठीक है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? समरेख बोलते हैं। और अगर चाहे 2 बिंदु हो, 3 बिंदु हो, 4 बिंदु हो, चाहे कितना भी बिंदु क्यों ना हो, अगर वो एक रेखा पर है अर्थात समरेखीय है, तो उन 2 बिंदुओं के जो बीच का स्लोप होगा यानी ढाल, वो क्या होगा? इक्वल होगा। है कि नहीं है? तो बिंदुओं का ढाल कैसे निकालते हैं ये चीज पहले आप समझिए, उसके बाद तो ये सवाल एकदम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से समझो। जैसे यदि हम कहे बेटे कि ये एक रेखा है हमारा, ठीक है, और इस पर 3 बिंदु हैं। हमने कहा ये ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है कि नहीं? ठीक है, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, ठीक है, तो इनके जो नियामक है ना बाबू, वो इनके जो स्लोप हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है कि नहीं? क्योंकि तीनों पॉइंट जो है क्या करता है? एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे स्थित है, तो इसलिए इसके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि सर स्लोप निकाला कैसे जाए? ठीक है, तो और देखो, यदि हम ये कहते हैं इस बिंदु का नियामक है x1 y1 और इसका नियामक है बेटा x2 y2, ठीक है, और इसका नियामक है x3 y3। ठीक है बच्चे, ये क्या है? 3 बिंदु हैं। ठीक है, समरेखीय है, एक ही रेखा पर है, देख लो। तो इसके a और b के बीच का स्लोप कैसे निकलेगा? तो a और b का जो स्लोप होगा, ठीक है, का ढाल, ध्यान से समझना, a और b यानी जो अंतिम बिंदु है उसका दूसरा कोऑर्डिनेट और पहले का भी दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? ये दोनों को का डिफरेंस कर लेते हैं हम, तो ये होगा y2 माइनस y1 बटे नीचे में फिर इसका दूसरे वाले का पहला कोऑर्डिनेट यानी x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया हमारा AB का स्लोप। अगर हम यहां से कहें बेटा BC का स्लोप कैसे निकलेगा? एकदम सेम उसी तरीके से। ये क्या होगा? इसका C का अंतिम वाले का लास्ट वाला कोऑर्डिनेट यानी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, तो ये एक ही रेखा पर हैं, इसीलिए इसके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। है कि नहीं है? ठीक है ना? ये है AB का स्लोप यानी ढाल और ये है BC की स्लोप यानी ढाल। इसका हिंदी एक और होता है बेटा, प्रवणता। ठीक है, तो अगर कहीं पर प्रवणता बोले तो स्लोप ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, ये सवाल आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। सिर्फ 2 पॉइंट दे देगा, आपको बोलेगा कि जी इस लाइन के ये 2 बिंदुओं के बीच का स्लोप ज्ञात कीजिए अर्थात प्रवणता ज्ञात कीजिए, या चाहे स्लोप ज्ञात कीजिए। बात एक ही है। बात समझ पा रहे हो सर? ठीक है, इंग्लिश में इसको स्लोप कहते हैं, एक ही उसका शब्द होता है स्लोप। ठीक है, पर हिंदी में इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कोई ढाल बोलता है, कोई प्रवणता बोलता है। ठीक है, बात पर एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? ठीक है, तो ये चीजें आपने सीख लिया। अब आप बताइए जरा सा हमें सर, हमें सवाल में दे रखा है कि ये पॉइंट क्या है हमारा? 1 और 5 है। ठीक है, इस बिंदु का नियामक क्या है सर?
1 और 5। दूसरे का नियामक क्या है सर? 2 और y। सवाल में दे रखा है ये चीज़, ठीक है, हम इसी का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ बिठा देंगे। और तीसरा पॉइंट है बेटा इसका, ये है 3 और 15, ठीक, ये समरेख्य है। अगर ये समरेख्य है बेटा तो इसके भी क्या होंगे, इसके भी स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। स्लोप निकालने के लिए अभी आपको बताया था y माइनस 5, यहाँ देखो बेटा y2 माइनस y1 है ना, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 करोगे तो y माइनस क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, y माइनस 5, क्लियर है, बटे ये 2 माइनस 1 बराबर, फिर इसका क्या होगा 15 माइनस वाई। बस ध्यान से चीज़ों को सिर्फ बैठाते चले जाना, 15 माइनस वाई और ये 3 माइनस 2, क्लियर है। कुछ नहीं किया बेटा, वैल्यू पुट कर दिया इसमें, ठीक है। अभी तो आपको समझाया कि स्लोप कैसे निकलता है। अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर, ठीक है। तो 3 में से 1 गया सर, सॉरी 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, नीचे 1 1 आएगा, ये खत्म हो जाएगा 1 1, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सर जी y माइनस 5 बराबर 15 माइनस वाई, है ना बेटा, ठीक है। अब हम y को y की तरफ कर देंगे और अंक को अंक की तरफ कर देंगे, तो y इधर चला आएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 2y और बराबर कितना हो गया सर, ये हो गया 20। इसको आप काट दीजिए, यानी y की वैल्यू कितना आ गया 10। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बताइए हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए, ठीक है। तो ये सवाल बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज़ पर खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ये जरूर ध्यान देना। बात समझ पा रहे हो? तो दो बिंदु के बीच का स्लोप कैसे निकलता है, अर्थात प्रवणता या ढाल कैसे निकलता है, ये आज आपने सीखा, क्लियर है ना। तो चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर ये 1 था बेटा, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, हमने आपको बड़े प्यार से करवा दिया इसको। अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि उसको हमने टाइप नहीं किया, इसको टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पर ही लिख देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर ये 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, ध्यान से सरल करें, ठीक है, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1/3 बराबर व्हाट, यानी इसको सरल करना है आपको, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं लेंगड़ा भिन्न, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न, ठीक है, या वितत भिन्न, जो भी कहता है लोग कह दीजिए, ठीक है। पर यह है इंग्लिश में इसको एक ही नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आ जाइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। इसका हम आपको एक ऐसा ट्रिक देते हैं जो कि चाहे ये कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप कभी भी इस सवाल को गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कई टीचर आपको समझाएंगे कि पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको उल्टिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको उल्टिए, फिर इसको इसमें से जोड़ दीजिए, है कि नहीं। वो बेटा सही चीज़ नहीं है। ये तो मान लीजिए 3 बार है जोड़ना, 3 बार है ना, 1 2 3, जोड़ का चिन्ह देखो, 1 2 और 3 बार जोड़ना है इसको, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये लंबा 6 बार 7 बार 8 बार दे दे, और ऐसा देता है एग्जाम में, ठीक है, ताकि यदि आप इसके प्रोसेस से करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा एक नज़र इधर डालिएगा आप। कुछ नहीं करना आपको, जो लास्ट वाला चीज़ें हैं इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे लिखिए 1 और ये 3, क्लियर है। अब आप देखिए कितने बार इसको जोड़ा गया है, 1 2 3 बार जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, क्लियर है। यानी यहीं पर इसकी वैल्यू को लिखा जाएगा। अब जोड़ है बेटा, ठीक है। अब ये 3 जोड़ क्या है, ये प्लस का 1 नहीं, यानी +1 +1, ठीक है। और ये यहाँ पे दे दीजिए तो ये प्लस का 1, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता, ठीक है, तब तो वैल्यू चेंज होता,
ठीक है, यहाँ पे 2 लिखते तो 3 दूनी 6 होता, और 6 ये प्लस का मतलब होता है जोड़ना, उसके आगे वाले में जोड़ते। लेकिन यहाँ तो बेटा 1 है, तो 3 1 का 3, 3 अब प्लस 1 कितना होगा 4। क्लियर है? आप इसको इसमें से गुना कीजिए, 4 1 का 4, और इसको सामने वाले से जोड़िए, 4 1 का 4 3 7। बात समझ रहे हो? 7 1 का 7, ठीक है 7, और ये 4 प्लस है, जोड़ेंगे 7 4 11। कोई दिक्कत वाली बात समझ पाए सर? ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका है, जो अंतिम में आया उसको ऊपर लिखिए 11 बटे इसके पहले वाले वैल्यू को नीचे लिखिए 11 बटे 7। यही आपका आंसर है। बोलो है ना बेटा, कमाल का ट्रिक है ना सर? ठीक है, तो इस चीज को आप यदि पकड़ेंगे तो सवाल एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना? तो इस सवाल को करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है ना गुरुजी? ठीक है, समझ गए आप कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में, एकदम बिल्कुल एक लाइन में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करके फिर इसको पलटना, फिर इसको सॉल्व करके फिर इसको पलटना, तब जा करके आप आंसर लाएंगे। बड़ा आसान चीज है ये। ठीक है, इसीलिए इसको आप जरूर अपनाएंगे। बात समझ रहे हो? है ना? बड़ा जल्दी बनेगा बेटा सवाल। ओके गाइस, तो चलो इसको अब हम मिटा देते हैं भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सर हमने आपको कराया बड़े प्यार से। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जरा ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये सर्किल से है। कहता है एक वृत्ताकार, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है बेटा आपके बोर्ड पर। ठीक है, ये हमने टाइप कर रखा है। कहता है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है। जरा ध्यान से समझना भैया। ठीक है, ये एक वृत्त है भाई मेरे, इसकी त्रिज्या कहता है सर 7 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है भाई? 7 मीटर। क्लियर है? तो कहता है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। चक्कर का मतलब समझते हो बेटा? एक चक्कर, जैसे मान लीजिए आपने यहां से दौड़ना शुरू किया और एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर को ही कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं बेटे? परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकमफ्रेंस। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया सर? परिधि। नहीं तो हम यहां से ये निकाल लेंगे कि एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय किया है। ठीक है, और हमसे फिर क्या पूछा वहां पर कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो आ जाओ जरा ध्यान से समझना। तो हम क्या निकाल लेंगे इसका, यहां से यहां तक एक चक्कर का मतलब क्या होता है? हमेशा परिधि। इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं हम यहाँ इसका परिधि क्या होगा। परिधि तो बेटा आपको समझाया था, परिधि क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, परिधि क्या होता है बेटे? एक चक्कर का मतलब है, एक चक्कर का मतलब है सर परिधि। ठीक है, तो परिधि निकालिए यहां से। इसका परिधि क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 गुना पाई का मान होता है सर 22/7 और r है 7। ये 7 से 7 कट गया सर, यानी एक चक्कर में कितना मीटर की दूरी तय किया? 44 मीटर की दूरी। ठीक है, लेकिन हमें कहता है 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये कितने चक्कर लगाएगा, है ना गाइस? ठीक है, तो अब आप देखिए यहां ध्यान से, ये चीजें हमने निकाल लिया है। हमसे पूछता है चक्कर की संख्या, तो जिसकी मान निकालना होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बता बेटा 44 मीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर है, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा बच्चे? ठीक है, तो लिख दीजिए आप 11 किलोमीटर बोल रहा है। किलोमीटर को किसमें बदलेंगे? मीटर में। तो मीटर में बदल दीजिए इसको। कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर कितना से करोगे इसको डिवाइड? 44 से। बस आंसर है 11 चौक 44। ठीक है, ये काट दीजिए सर 25 चौके 100, यानी 250 चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना सर? 250 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। हाँ या ना? बात समझ पाए हो? ठीक है, तो यही 250 क्या हुआ बेटा? इसका आंसर हो गया, यानी 250 चक्कर जब आप लगाएंगे तब वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस आप तय कर लेंगे। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना सिर्फ आप ध्यान रखना बात को कि यदि चक्कर की बात हो, एक चक्कर का मतलब होता है उसका परिधि। परिधि निकाल दीजिए, आपको वहां से डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना दूरी आपने तय किया।
ठीक है। उसके बाद जो पूछता है उसमें उसको चिपका दीजिए, ठीक है। बात समझ गए? आ जाइए, अब हम इसको बच्चे मिटाते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए और बी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है बेटा? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो और q कभी भी 0 नहीं हो, ठीक है, और p q के बीच में कोई भी कॉमन चीजें ना हो, ठीक है ना। तो आ जाइए, ध्यान से समझिएगा। ये दे रखा है और कहता है ये 5 प्लस, ध्यान से समझना बेटा यहाँ पर इसको, 5 प्लस रूट 11 बटे 3 माइनस 2 रूट 11 बराबर ये दे रखा है a प्लस बी रूट 11, ठीक है। तो यहाँ से आपको a और b के मान निकालने हैं, इसके वैल्यू आपको पता करना है। क्लियर है? आ जाइए, ध्यान से देखिए कैसे पता करेंगे बेटा। अच्छा आप बता दो जरा सा हमें कि ये हर कभी भी बेटा रूट में नहीं रहता, ठीक है। अगर 2 टर्म है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? परमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो परमेयकरण करने के लिए जानते हैं आप, हैं? जानते हो? बहुत बढ़िया। नहीं जानते हो, जो बच्चे नहीं जानते वो सीख लीजिए यहाँ पर। जैसे देखिए, यदि हम ये कहें बेटे कि रूट ए प्लस रूट बी अब बटे में रूट ए माइनस रूट बी है, इसका यदि हमें परमेयकरण करना है तो इसका जो नीचे वाला हर का परमेयकरण करोगे ना बच्चे, तो हर का कंजुगेट उसको कहते हैं। अगर बीच में जो चिन्ह है उसके चिन्ह को सिर्फ पलट दीजिए तो उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। रूट ए प्लस रूट बी अब बटे में रूट ए प्लस रूट बी। तो आप देखोगे ना कि हर में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है, हमेशा आएगा। जैसे ही 2 टर्म का आप परमेयकरण कीजिएगा ना तो हर का मान क्या होगा? हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे इसको, और ऊपर में क्या जाएगा? इसका जो माइनस है वो उसका उल्टा वाला चिन्ह, अगर प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस जाता, और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो क्या जाएगा? प्लस जाएगा, ठीक है। बस उसी से ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। कोई दिक्कत है? बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसी चीज को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। क्लियर है? जरा देखो, जरा ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, ध्यान से देखना। हर में क्या है? 3 माइनस 2 रूट 11। तो नीचे में क्या फॉर्मूला बनेगा? अभी क्या सिखाया था आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर बोलो ना बेटा 4, और ये रूट 11 का स्क्वायर होगा 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 9 माइनस 22, 9 माइनस ये 3 3 9 हुआ, 2 दूनी 4, और ये हुआ 11, 11 चौक कितना होगा? 44। तो 9 माइनस 44 कितना हो जाएगा? माइनस 35। समझे? अरे बेटा नीचे में a माइनस बी है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा नीचे? हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करोगे 9 होगा सर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर, और रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 होगा। तो 11 चौक 44, 9 यानी 9 में से 44 जगह तो क्या बचेगा आपका? माइनस 35 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर क्या करना है? ध्यान से समझना, इधर देखो, ठीक है। ऊपर में क्या करना है बेटा? इसके चिन्ह को पलट दीजिए, यानी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे आप सिर्फ कीजिए इमेजिन कि अब ये माइनस नहीं, ये क्या है? प्लस है, और इसमें हम गुना करेंगे ऊपर वाले दोनों टर्म को बारी बारी से। तो बोलो 5 तिया, ध्यान से समझो, 15, ठीक है। ये अब चिन्ह क्या हो गया? प्लस है, ठीक है। इसको इसमें से मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 दूनी 10 रूट 11। क्लियर है? इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको पकड़ेंगे हम, प्लस रूट 11 गुना 3 तो 3 रूट 11, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 को किससे? इससे नहीं, दूसरे से। यहाँ पे प्लस है तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? रूट 11 गुना रूट 11, 11 और गुना 2 यानी प्लस का 22, ठीक है। बराबर ये क्या है? a प्लस बी रूट 11। क्लियर है? बात समझे? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। 15 और 22 कितना होगा? 5 2 7,
ठीक है, और 2 1 3 यानी 37 हो गया सर, ठीक है। और ये 10 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 13, ठीक है, प्लस का क्या होगा बेटा 13 होगा, नहीं तो 13 लिख दीजिए यहाँ पर, 13√11 अब बटे में -35, ठीक है। तो नीचे कभी माइनस नहीं होता बेटा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बना देंगे, तो माइनस से ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हम इसको लिखते हैं, देखो कैसे, -37/35 अलग अलग कर देंगे, और ये हो जाएगा -13/35 और √11, इसी का मान क्या है, a + b√11 है, ये वाला चीज़ें, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ देखिए a है, तो a के सामने ये क्या है, -37/35 यानी a का मान आ जाएगा -37/35, और b की वैल्यू होगा बेटा, देखो √11 का गुणांक में b है, तो √11 का गुणांक क्या है यहाँ पर, -13/35 यानी -13/35, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया a और b का। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये बेटे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सभी सवाल एकदम टुच्चा सा नहीं आएगा जो कि आप फटाफट से कर लेंगे, इसे भी आप कर सकते हैं फटाफट से, बस सिर्फ आपको समझाने में हमें इतना टाइम लगा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहीं पर डायरेक्ट एकदम मल्टीप्लाई कर देते और फटाफट से जोड़ करके यहीं से कंपेयर कर देते, इतना लाइनें बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। क्लियर है, समझ पाए, आ जाइए। तो ये बेटे ये भी सवाल हमने आपको कराया है, बड़े प्यार से करा दिया सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये गाइस, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर, आपके बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा बच्चे, हैं, देखो बेटा, ये है मेहनत, नहीं है, देख रहे हो पसीना, ठीक है। और आप जो है मेरी मेहनत को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए सर, है कि नहीं, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, है कि नहीं, ठीक है, ताकि बेटा मेरा मेहनत सफल हो जाए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 सर, देखते हैं, बोर्ड पर है, दिख रहा है आपको। कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई 24 मीटर है, जरा ध्यान से समझना। अच्छा, एग्जाम में ये सब फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है बच्चे, क्या है ये, आयताकार प्लॉट है। इसे कहता है इसकी लंबाई है 24 मीटर, ये क्या है सर, 24 मीटर इसकी लंबाई है ना। इसके एक विकर्ण कितना है सर, 26, ये विकर्ण है, ये विकर्ण दे रखा है बेटा 26 मीटर, विकर्ण कितना है गाइस, 26 मीटर। तो कहता है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं सर आप, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो हमें पता है, सिर्फ हमें चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो क्या सर ये एक समकोण त्रिभुज ना हो गया, आप जानते हैं। तो अब आप ही बता दो मेरे बच्चे, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या ट्रिपलेट्स यहाँ पर लगेगा, नहीं है। ट्रिपलेट्स आपको सर समझाया था, अरे बोलो ना सर, समझाया था कि नहीं समझाया था, क्या होता है ट्रिपलेट्स, 5 12 13 3 4 5 होता है कि नहीं होता है। तो आपको यहाँ से पता नहीं चल पा रहा होगा कि कौन सा ट्रिपलेट्स लगाएं, तो आप इसको काट दीजिए ना, ये देखिए 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो 12 13 आया और 5 12 13 होता है सर ट्रिपलेट्स, होता है। कितना से इसको काटे, 2 से काटे हैं, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका कितना 26, बड़ा वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और ये होगा 24 और ये हो गया आपका 10, ठीक है। यानी ये निकल गया हमारा, ये क्या है, देखो 26 दिखा आपको कर्ण, और ये क्या दिखा आपको लंबाई 24, तो ये 10 क्या हो जाएगा चौड़ाई, बस इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका आंसर है। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर रहा गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बड़ा आसान सवाल है, रेशियो का सवाल है ना। ये सब टुच्चा सवाल, ये सब ऐसे ऐसे आप कर देंगे फटाफट से, ठीक है। लेकिन जो बच्चा मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर रेशियो का, वो अभी तक ये सवाल को कर दिया होगा, ठीक है। आप भी करेंगे, आज से एकदम धकाधक करेंगे। जरा देखिए ध्यान से, कहता है बेटा, सवाल कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, a is to b is to c बराबर व्हाट। बड़ा आसान है,
जैसे ही दो या दो से अधिक राशि आपस में समान हो, इसका रेशियो निकालने का तरीका आज आप भी सीख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे बेटे, जो इसका गुणांक है ना, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। और उसी एलसीएम से ये प्रत्येक राशि को जो अंक दे रखा है उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा बोलो? 12 होगा। 12 में भाग करेंगे 2 से, कितना होगा? 2 छक 12। अरे होगा, 12 में 3 से डिवाइड कर दो तो 3 चौके 12। 12 में इस बार 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, यही 6, 4, 3 आपका आंसर है। ठीक है, क्या क्या जगह इसका आंसर? चाहे जितने भी 2 से 2 राशि हो, या चाहे 3 राशि हो, या चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर बराबर है सभी अंकों का एलसीएम निकाल करके उसी अंक को उससे डिवाइड कर दीजिए, वही उसका रेशियो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C आंसर। ठीक है, बात समझ गए? आइए बेटा, इसको अब हम मिटाते हैं गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है, देख लीजिए ऊपर। कहता है सवाल, दो संख्या का औसत 7.5 है। बहुत सुंदर, ये एवरेज दे रखा है बाबू मेरे 7.5। ठीक है, और उनके गुणनफल का वर्गमूल, इसका जो गुणनफल है उसका वर्गमूल दे रखा है, गुणनफल का वर्गमूल सवाल में दे रखा है, देख लो 6 है। ठीक है, तो कहता है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्या आपको निकालना है सर। ठीक है, इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड क्या जानते हो आप? ऑप्शन लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, जरा देखो ऊपर सवाल में पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन है सर 13 और 2। क्या सर इसका एवरेज 7.5 है? 7.5 एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो 13 2 15, 15 का आधा कितना होगा? 7.5। इसका एवरेज सर 7.5 है कि नहीं? लेकिन क्या इसके गुणनफल का वर्गमूल गुना कर दीजिए, 12 अधिक 13 दूनी कितना आता है? 26। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लो 26 का वर्गमूल क्या 6 आएगा? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? बी में आइए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है 2 और 12 और 13 है ना बेटा? 12 और 13, 12 और 1 मिनट 12 और 3 है ना? ध्यान से 12 और 3 पहले देख लीजिए, चेक करिए क्या इसका एवरेज सर 7.5 है? हाँ है। 12 और 3 कितना? 15, 15 का आधा 7.5। औसत तो ऐसे निकालते हैं ना, दो संख्याएं, संख्याओं का योगफल बटे संख्या, तो 13 2 15, अब बटे 2 करेंगे तो 15 का आधा 7.5। अब इसके गुणनफल का वर्गमूल क्या 6 है सर? तो 12 गुना 3, 12 तिया 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। यही आंसर है। बात समझ गए? ठीक है, आगे आपको चेक भी नहीं करने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये सब सवाल को करने के एकदम उड़ा देना अगर एग्जाम में इस सवाल आता है तो। ठीक है, और आने की संभावना है भी इसको, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 चलते हैं बेटा। 8वां नंबर सवाल कहता है गाइस कि दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंकड़ा क्या है हम पहले लिख लेते हैं जरा सा एक बार। 70 35 15 35 15। ठीक है, 70 15 70 15 10 12 18 10 12 18। ठीक है, 12 35 70 12 35 70। ठीक है, 170 45 170 45, एक ठो और 70 लिखा हुआ है। इन सारे आंकड़ों का आपसे क्या पूछ रहा है? बहुलक। बहुलक मतलब जानते हो हैं? मीन मीडियन वर्ड का है ये सवाल, संख्यांकिकी। ठीक है, बहुलक, बहु मतलब क्या होता है? ज्यादा। लक मतलब लौकना, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आपको लौकता है। लौकता है का मतलब दिखता है। ठीक है, बहुलक ऐसे याद रखना।
बहु मतलब ज्यादा, ठीक है। लक मतलब लौकना, लौकना समझते हो ना भाई, अरे हम लोग बिहारी बेटा समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। लौकना यानी दिखना, ठीक है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखेगा वही बहुलक होगा। बात समझे हैं? कभी भूलोगे या बहुलक? नहीं भूलोगे। तो देख लो सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है, ठीक है। हम तो लिखते ही समय हमको बेटा पता चल गया है 70। देखिए 1 2 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 बार, यानी 70 5 बार लिखा गया है। यानी 70 हमको सबसे ज्यादा बार लौका। यहाँ पर 35 देखिए कितना बार, 2 ही बार लौक रहा है आपको। 15 1 2 ये भी 2 ही बार लौक रहा है, ठीक है। यानी 70 सबसे ज्यादा बार लौक रहा है आपको इसमें, ठीक है। लौक रहा मतलब दिख रहा है, ठीक है, सबसे अधिक बार, ठीक है। यानी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो वो वैसा नंबर जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? ठीक है। तो 70 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। कितना बार? 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, ये 5 बार, ठीक है। तो 5 बार रिपीट हुआ है बेटा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक, इसका बहुलक हो जाएगा बच्चे 70। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आपको लौकता है वही आंसर होता है, वही बहुलक कहलाता है। अरे समझे मेरी बात? समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया, बड़े प्यार से कर लिया गाइस, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बाबू रे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। कहता है राम किसी काम को 12 दिन में करता है। राम कितने दिन में करता है बेटा? आर फॉर राम 12 डेज, ठीक है, 12 डेज। कहता है राम की तुलना में हरि 60% अधिक कार्य कुशल है। राम की तुलना में हरि क्या कहता है? 60% अधिक कार्य कुशल है। तो अगर राम 100 होगा तो ये कितना होगा? 60% ज्यादा, यानी 160। कोई दिक्कत वाली बात? ये काटना चाहते हैं आप काट दीजिए, ये रेशियो निकल गया, ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया 8। ये रेशियो किसका है? इफिशियंसी का है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी में यदि जिसका टाइम दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे कहते हैं टोटल वर्क, कुल काम, ठीक है। राम कहता है 12 दिन में काम खत्म करता है, उसका क्षमता कितना है? एक दिन में 5 काम करने का। तो 5 गुना 12 कितना काम कर देगा? ये 60 काम। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ये कितना हो गया? कहता है हरि कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो हरि की क्षमता कितना है? 8 गुना h, यानी हरि या दिन भी लीजिए आप, D2 लिख दीजिए इसको, ठीक है ना। बस अब आप सुता दीजिए, दोनों तो क्या है हमारा टोटल वर्क, इसीलिए दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 5 तिया 15, ये बटा में आएगा यानी 7.5 दिन, ठीक है। 7.5 दिन क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया। किसका? हरि का। हरि सर इसको कितने दिन में कर देगा? 7.5 दिन में सर हरि इसको काम को समाप्त कर देगा। अरे समझे भैया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ पा रहे हो ना बच्चे? हैं, ठीक है। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं बेटा, ठीक है, मिटा देंगे गाइस। बहुत सुंदर। अब चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं गाइस, ठीक है। ये सवाल ट्रेन से है, जरा ध्यान से देखना। रेलगाड़ी आपके मैथ में एक चैप्टर है उसी से है। क्वेश्चन कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के गुफा को, रेलगाड़ी जिसको पार करेगी उसकी लंबाई को अपने साथ जोड़ते जाएगी, ये उसका गुण है। बात समझ रहे हो? तो ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? 180 मीटर, और वो एक गुफा पार कर रही है। कहते हैं अपनी उस जितना लंबा ट्रेन है उतना ही लंबा गुफा भी है। तो ट्रेन गुफा को पार करेगा, दोनों की लंबाई क्या होगा? जुट जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई अगर 180 मीटर है तो गुफा की लंबाई भी कितना होगा? 180 मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए तो 18 180 180 कितना आ जाएगा? 360 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया? दूरी हो गया। अब कहता है 18 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये होता है बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय। जरा ध्यान से देखो इधर गौर से। तो 360 बटे समय कितना है? 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड, ठीक है। ये कट गया, 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड आया है कि नहीं। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है
किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 18/5 से। ये 5 चौक 20 कट गया, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। बात समझ रहे हो? तो इस चीज़ की बात को आप याद रखेंगे कि जब ट्रेन किसी को भी पार करेगी तो अपनी लंबाई में उस सारे लंबाई को जोड़ते हुए चली जाएगी। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें बेटा आपने सीख लिया आज, ठीक है। 10 क्वेश्चन सर करवाया आपको। तो आज का क्लास सर यहीं पर समाप्त करते हैं हम। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सर आपका धन्यवाद है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको ठीक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने सर हम उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक सर आप हमें आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।